हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, सिटी मुझे रिकॉर्ड देखना है, तो मैं कह रहा हूँ T2 का सिटी। तो वो कहेगा अच्छा T2 का सिटी। और देखो आप यहाँ पर एक फायदा और है, क्योंकि ये आईडी है, जैसे ही आप लिखोगे तो आगे के ऑप्शंस आपके पास अपने आप आ जाएंगे। डॉट लगाते ही जो भी T2 के अंदर है वेरिएबल या फंक्शन, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो मैंने लिखा T2 का सिटी। तो जैसे ही मैंने ये लिखा कंट्रोल एस, और अब मैं रन कराऊंगा, तो अब इधर देखो मुझे कोई आउटपुट रन नहीं दिया, उसने कहा है अल्फा। समझ में आ गई बात, ये ठीक है। अब यहाँ वेरिएबल एक्सप्लोरर में जाके देखोगे, तो यहाँ पर आपका कोई भी वेरिएबल जो है वो सिटी नाम से नहीं बना है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये है कि जब भी आप कोई, क्योंकि T2 को एग्जीक्यूट नहीं किया है, उसको यहाँ पर इंपोर्ट करके यहाँ पे सीधा प्रिंट करा दिया है। समझ में आ गई बात, ये ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी अपना एक प्रोग्राम बना के रख सकते हो रीयूजेबिलिटी के लिए, और उसको इंपोर्ट कर सकते हो मॉड्यूल को अपने दूसरे प्रोग्राम के अंदर। तो अपना मॉड्यूल कैसे बनाए, कुछ नहीं बनाना, एक प्रोग्राम बनाना है। अब इसके अंदर मैंने वेरिएबल वेरिएबल जितने चाहे उतने ले सकते हो, और फंक्शन ले लेते हैं df। मैंने एक फंक्शन बना दिया f1, जो प्रिंट करे हेलो, हेलो वर्ल्ड, या हेलो IT। एक मैसेज है ये, ठीक है ना। आप चाहते हो कि मुझे ये मैसेज प्रिंट करवाना है अपने 10 प्रोग्राम के अंदर, तो 10 प्रोग्राम के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, आप इंपोर्ट करो और आप सीधा फंक्शन कॉल कर लो कि T2 का F1 को कॉल कर दे। देखो F1 अपने आप आ गया, मैंने लिखा F1 और सिंबल। जैसे ही मैं रन कराऊंगा तो इधर देखो, हेलो IT आई एम फ्रॉम अलवर, ठीक है। तो इसके अंदर आपने फंक्शन भी बना लिया, वेरिएबल भी बना लिया। अब बनाते हैं क्लास, ठीक है। तो क्लास कैसे बनाओगे, क्लास मैंने कल आपको बताया था सिखाना। एक क्लास बनाई ए नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ F1, ठीक है। सेल प्रिंट आई एम एन क्लास, ठीक है। ये बन गई मेरी क्लास। अब इसके अंदर आपको ये, सॉरी ये F2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जब आपने इंपोर्ट कर लिया तो कुल मिला के क्या हुआ, इसके सारे इंपोर्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो क्लास भी इंपोर्ट हो गई, दैट मीन्स जैसे ही मैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ है, क्योंकि ये मेरी क्लास इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं अगर लिखता हूँ T2 डॉट ए, ठीक है। तो जब आप सिर्फ ए लिखोगे तो वो नहीं पहचानता ए कौन सा है, लेकिन आपने कहा T2 का ए, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बना दिया तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब आप क्या कर सकते हो, उस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हो। उस क्लास का फंक्शन कौन सा बनाया था, F2, अपने आप ही आ गया। तो F2 यहाँ पर कॉल कर लूंगा, और जैसे ही मैं रन कराऊंगा, हेलो IT आई एम फ्रॉम अलवर, आई एम इन क्लास, दोनों चीजें प्रिंट हो गई। समझ में आ गई बात ये। तो किसी भी क्लास प्रोग्राम के अंदर आप वेरिएबल ले लो, अलग से फंक्शन बना लो, अलग से क्लास बना लो, ये सारी चीजें आपको अगर यहाँ पर चाहिए, तो सिर्फ आपको इंपोर्ट करना है। उस क्लास के वेरिएबल को इस तरह से कॉल करा सकते हैं, फंक्शन को इस तरह से कॉल करा सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को अगर कॉल कराना है तो आप इस तरह से करा सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है यहां तक। ये जो मॉड्यूल बनाने का काम है, ये बेसिकली रीयूजेबिलिटी के लिए है, कि कोई काम आप बार बार करना चाहते हो तो अपना खुद का एक मॉड्यूल बना के रख दो और उसको हर जगह यूज कर लो, ठीक है बेटा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बताया कैसे कोई आप पाइथन का प्रोग्राम जैसे आज तक बनाते हो वैसे बनाओगे। उस पाइथन के प्रोग्राम में से कुछ फीचर्स आप बार बार यूज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप उसको पैकेज को इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है बेटा। मैथ के अंदर एक फंक्शन है सीलिंग वैल्यू, ठीक है, मैथ सीलिंग। अब मुझे सीलिंग जो है, सीलिंग मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को समझ में आता अपर वैल्यू, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं अपर नाम से फंक्शन हो जाए मैथ के अंदर। तो देखो क्या करता हूं मैं T3 के अंदर एक पैकेज इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। यहां एक वेरिएबल लेता हूं मैं,
मैं एक फंक्शन बनाता हूँ टी एफ अपर, ठीक है, अपर एक फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है, अपर नाम से प्री डिफाइंड है क्या, ठीक है, और इसके अंदर मैंने रिटर्न करा दिया, रिटर्न इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करें, एक्स पास करें सपोज करो, तो रिटर्न कर दे मैथ डॉट, कौन सा फंक्शन था, सीलिंग, एक्स, ठीक है बेटा। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी ये उसकी सीलिंग वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ प्रिंट कर दे, क्या करे, T2 के डॉट, वहां से मैं अपर को कॉल कर लूंगा और अपर के अंदर मैंने पास कर दिया 12.35, ठीक है। तो जैसे ही मैं रन कराऊंगा तो ये मुझे 13 प्रिंट करके दे देगा। अब अपर नाम का कोई फंक्शन नहीं है प्री डिफाइंड मेरे पास, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने याद करने के लिए बस अपर नाम का एक फंक्शन बनाया जो मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, सीलिंग वैल्यू दे रहा है, जो प्री डिफाइंड है उसका मैंने यूज करा, बना के रख दिया। अब मुझे सीलिंग को याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ गए। मैं तो सिंपल क्या करूंगा कि अपर वाला अपर देगा, लोअर वाला लोअर देगा, समझ गए बेटा। तो इस तरह से आप अपने खुद के फंक्शंस बनाकर उनको आगे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आज देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया स्पाइडर का बेसिक, ठीक है ना। देखो स्पाइडर में और भी बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, अभी फिलहाल मैंने आपको बताया कि ये आपका एडिटर है जहां पर आप कोड लिखोगे, ये स्क्रीन आपकी वो जो कंसोल है जहां आपका आउटपुट आएगा, ये आपकी हिस्ट्री आएगी, वेरिएबल एक्सप्लोरर से आप वेरिएबल को देख सकते हो, ठीक है ना, और यहाँ से एडिट कर सकते हो वैल्यूज को, ठीक है, और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट रिमूव कॉपी ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरी चीज, यहाँ से रन करा सकते हो, यहाँ से डीबगिंग के लिए पार्शली रन करा सकते हो, ठीक है ना। कमेंट लगाने के लिए शॉर्टकट दिए हुए हैं, आपको कमेंट लगाना है तो सिंपल सा ये क्लिक करो, ठीक है ना, कंट्रोल+1 से एक साथ कमेंट लग जाएगा और कंट्रोल+1 से ही एक साथ कमेंट हट जाएगा, समझ में आ गई बात। तो जितनी भी लाइनों पर आपको कमेंट लगाना, हर जगह हैश लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बस कंट्रोल 1 आपका कमेंट लग के तैयार। और फिर से आपको अगर कमेंट हटाना है कुछ पे से, जैसे सपोज करो मुझे सिर्फ इस पे से हटाना है, तो कंट्रोल 1। तो शॉर्टकट्स बहुत सारे दिए हुए हैं, एडिट पे जाके आप कर देख सकते हो। कमेंट एंड कमेंट के लिए कंट्रोल+1, ऐड ब्लॉक कमेंट के लिए ब्लॉक कमेंट, जो मैंने आपको बताया था ट्रिपल कोट्स मैंने बताया था शुरू में कि यहाँ चलेगा, तो देखो ट्रिपल कोट्स के अंदर यहाँ पर कमेंट लिखे हैं, मल्टी लाइन कमेंट ट्रिपल कोट से चलता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं देना चाहता हूँ ट्रिपल कोट और, ठीक है, तो सारा कोड नीचे एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आप लिख दो दिस इज माय फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, सेव, रन कराओगे तो ये आपका ट्रिपल कोट में ये कहीं भी आपको एरर जनरेट करके नहीं देगा, समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो और ट्रिपल कोट जो है वो सिंगल कोट्स भी हो सकते हैं और डबल कोट्स में भी आप कर सकते हो। तो मल्टी लाइन कमेंट जो मैंने आपको बताया था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये मेरा जुपिटर में नहीं चल रहा है, तो जुपिटर में नहीं, ये स्क्रिप्ट फाइल में ही चलते हैं। तो स्क्रिप्ट फाइल कौन सी होती है, जो .py से सेव होती है, तो ये जो स्क्रिप्ट फाइल है इनके अंदर डबल कोट्स के अंदर हम क्या करेंगे, अपने मल्टी लाइन कमेंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। बाकी जितनी चीजें मैंने वहां बताई थी कि ये चीज आपकी जुपिटर में नहीं चलेंगी, स्क्रिप्ट फाइल में चलेंगी, स्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पर वो सारी चीजें चल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम हो तो मतलब बता देना, ठीक है ना। तो ये था आपका स्पाइडर, बाकी एक्सप्लोर करोगे इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। फिलहाल अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सीखते चले जाओगे, ठीक है। तो आज के बाद कोई आपसे कहे कि आपको स्पाइडर पे काम करना आता है, आता है भाई, इतना तो आता है कि मैं कोड लिख सकता हूँ, रन करा सकता हूँ, अपना खुद का मॉड्यूल बना सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ, इंपोर्ट करके उनके फंक्शंस को मैं रन करा सकता हूँ, ठीक है। कैसे करते हैं, अच्छा, कंडीशंस ये आए कि कहाँ पर सेव करते हैं, तो अपने कंप्यूटर के अंदर कहीं भी एक फोल्डर बनाकर वहां सेव कर सकते हो अपने प्रोग्राम को, ठीक है ना। और वो जो पाथ है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि नहीं सर ये जावा की फाइल है और जावा के प्रोग्राम वहीं सेव होते हैं जहां उसकी जेडीके फाइल होती है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कहीं भी प्रोग्राम सेव कर सकते हो, रन करा सकते हो, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली ये कर्नल स्टार्ट अपना कर लेता है, ठीक है।
तो अपना खुद का मॉड्यूल बनाना चाहते हो, कैसे इंपोर्ट करते हैं। और किसी भी मॉड्यूल के अंदर, बेसिकली किसी भी प्रोग्राम के अंदर तीन चीजें होती हैं। पहला होता है वेरिएबल, दूसरा होता है फंक्शन, और तीसरा होता है क्लास। क्लास के अंदर दोनों चीजें होती हैं, वेरिएबल भी होते हैं और फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो अलग अलग है, आप चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो और चाहो तो क्लास के थ्रू भी बना सकते हो। ठीक है बेटा। सर यदि हमने मॉड्यूल वाला प्रोग्राम डी ड्राइव में सेव किया है और न्यू प्रोग्राम ई ड्राइव में सेव किया है तो भी मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा? वाह। अगर मैंने कपड़े एक अलमारी में रखे हैं और मैं उन्हें सब्जी वाले के यहाँ ढूंढ रहा हूं तो क्या वो ढूंढ पाओगे? जल्दी जवाब दो भाई, पहले बताओ। नहीं तो बस जवाब मिल गया तुमको, ठीक है ना। ठीक है बेटा। अब चलते हैं, स्पाइडर वाला काम हो गया। मैं ना स्पाइडर को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये ना मेरी बहुत वहम खा रहा है। ठीक है, इसमें स्पाइडर में किसी को कुछ पूछना है तो बता दो फटाफट जल्दी से। प्रैक्टिस करना, जितने प्रोग्राम बनाए वो सारे प्रोग्राम इसमें बना बना के डॉट पी वाई करके सेव करते चलना। प्रोग्राम वन, प्रोग्राम टू, जितने चाहे उतने प्रोग्राम इंपोर्ट करके देखना और प्रोग्राम रन कराना, आउटपुट देखना, वेरिएबल एक्सप्लोरर में देखना क्या क्या आता है, किस टाइप का आता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें यहाँ आपको देखनी है। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। व्हाट्सअप चेक करो सर, मैंने कुछ भेजा है बेटा व्हाट्सअप में, क्लास के बाद चेक करना। हाँ सुशांत, इंपोर्ट करना। क्या इंपोर्ट करना, क्या मतलब? बेटा इंपोर्ट कुछ नहीं, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है ना, ये प्रोग्राम बनाया था जैसे मैंने, ठीक है। इंपोर्ट करना नहीं समझ में आया। देखो एक प्रोग्राम है, सपोज करो ये देखो, ठीक है। एक प्रोग्राम है प्रिंट। क्या आ रहा है मेरे में? भाई तेरे में आ रहा, नाउ स्पाइडर कैन यूज गाइड टू प्रोवाइड बेटर एंड मोर। डिसमिस कर दे इसको, क्या दिक्कत आ रही है? डिसमिस करके चल जाएगा। ठीक है भाई, तन में डिसमिस कर इसको, डिसमिस का भी तो ऑप्शन है। देखो ऐसा है, काइट ना इंटीग्रेट कर रहा है बहुत सारे टूल्स के साथ में, इंटीग्रेट करके आप बेटर रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है ना, ग्राफिकल इंटरफेस के लिए काइट जो है वो यूजर इंटरफेस अलग है उसका। वैसे बहुत सारे टूल है, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। हाँ भाई सुशांत, देख इतना सारा समझाया मैंने, तेरे को समझ में नहीं आया, फिर भी समझा देता हूँ एक बार और। भाई एक बात बताओ, एक प्रोग्राम बनाया आपने, हाँ खुल तो गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सही तो आ रहा है। भाई सुशांत तो ना समझ नहीं रहा है मैं। बेसिकली मॉड्यूल क्या है, आप कोई काम बार बार करना चाहते हो। रीयूजेबिलिटी का मतलब समझते हो? रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई चीज आपने एक बार बना के रख दी, बार बार उसको यूज करते रहो। ठीक है ना, जैसे मैं बताता हूँ, आप स्टूडेंट हो, आप ही का एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो आपने किसी सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाए, समझ गए, और आपने फर्स्ट मिड टर्म दिए। अब आया सेकंड मिड टर्म, ठीक है। सेकंड मिड टर्म के लिए आपने क्या करा, यूनिट टू नोट्स बनाए और सेकंड मिड टर्म दे दिया। अब आपका क्या है, अब आप क्या है, एक्सटर्नल एग्जाम। ठीक है, जब आपके एक्सटर्नल एग्जाम आए तो आप क्या करोगे? आप यूनिट वन और यूनिट टू पढ़ के दोबारा से नोट्स बनाओगे या इन्हीं को दोबारा यूज कर लोगे कि मेरे नोट्स तो बने बनाए, मैं इन्हीं को यूज कर लूंगा यहाँ पर? ठीक है, तो है क्या बेसिकली, अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है P1.py प्रोग्राम। ठीक है,
आपने इसके अंदर एक फंक्शन बना दिया डेफ एफ, ठीक है, और इसके अंदर आपने प्रिंट करा दिया एक वेलकम मैसेज सपोज, ठीक है, एक वेलकम मैसेज प्रिंट हो। अब आप एक दूसरा प्रोग्राम बना रहे हो, दूसरा प्रोग्राम बनाया p2 डॉट पी, ठीक है बेटा। एक तीसरा प्रोग्राम बनाया आपने p3 डॉट पी, एक चौथा प्रोग्राम बनाया आपने p4 डॉट पी। सब में आप क्या चाहते हो, वेलकम मैसेज प्रिंट हो, तो सब में अलग अलग कोड लिखने की बजाय आप क्या करो, आप सिर्फ इस पैकेज को इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट इस मॉड्यूल को आपने क्या करा, इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करके आप क्या करोगे, p1 डॉट f1 को कॉल करोगे तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, वेलकम मैसेज प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यहां भी वेलकम चाहते हो तो यहां भी क्या करोगे, आप एक इंपोर्ट p1 बनाओगे, p1 कौन सी है, p1 है मेरी ये वाली फाइल, इस मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया और मैं करूंगा p1 डॉट f1, ठीक है। p4 के अंदर भी चाहते हो तो यहां भी क्या करो, उसको इंपोर्ट कर लो और p1 डॉट f1 को कॉल करो। समझ में आई बात ये। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी काम अगर आपको बार बार करना है तो आप एक मॉड्यूल बनाकर उसके अंदर वो काम करके रख दो, और जहां भी उसकी जरूरत पड़े, आपको आपको यहां जरूरत पड़ी तो उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करो और उस फंक्शन को या वेरिएबल को कॉल करा दो, सिंपल, ठीक है। एक मॉड्यूल मैंने बनाया है T1, मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया F1 और मैंने यहां पर प्रिंट करा दिया एक वेलकम मैसेज, वेलकम आई, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, आप P3 एक प्रोग्राम है, इसके अंदर वो वेलकम मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो, तो यहां पर वेलकम मैसेज प्रिंट कराने का पहला तरीका तो ये है कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं, पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट ना लिख के, अभी आप कहोगे सर ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखना यहां पर ज्यादा आसान है, सर ये इंपोर्ट जुपिटर में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, जैसे मैथ को कर सकते हो तो उसको भी कर सकते हो, बस वहां पाथ की गड़बड़ आएगी, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आपको py फाइल कहाँ है, देखो आप जुपिटर का, चलो अभी बताता हूँ, जुपिटर का भी बता देता हूँ ना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने T1 फाइल बनाई है, अभी तो मैंने एक फंक्शन बनाया है, अगर मान लो 50 फंक्शन है तो 50 फंक्शन थोड़ी यहां लिखोगे, आप क्या करोगे, इंपोर्ट T1 को मैंने, ये जो फाइल थी इसका नाम था T1 को मैंने इंपोर्ट कर लिया और T1 का F1 कॉल कर लो, तो मैंने कॉल कर लिया T1 डॉट F1, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो इधर देखो, T2 हैज नो एट्रीब्यूट सिटी, तो सिटी मैंने यहाँ कमेंट में डाल दिया, तो यहाँ पर देखो आ गया वेलकम आईटी अलवर, उसने मॉड्यूल को अपलोड कर लिया। अब ये फंक्शन मान लो बहुत बड़ा होता तो और 10 जगह यूज करना है, तो हर जगह यूज करने के लिए आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस इंपोर्ट करो और उस फंक्शन को कॉल करो। समझ में आ गई बात, ये आया सुशांत कुछ समझ में, ठीक है। अब बात करता हूँ संकल्प की, देख संकल्प है क्या, प्रॉब्लम क्या है जुपिटर के अंदर, ये मेरा एक प्रोग्राम है, यहां पर मैं इंपोर्ट करना चाहता हूं IMPORT इंपोर्ट T1, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो ये कहेगा नो मॉड्यूल नेम T1, उसको मिल ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि वो कहां सर्च कर रहा है, देखो वो सर्च कर रहा है यहाँ पर, जैसे ही आप खोलते हो ये जो होम पेज है, ये जो ट्री बना आ रहा है, ये यहाँ पर सर्च करेगा या फिर अपनी जो पाइथन की लाइब्रेरीज है उसमें सर्च कर रहा, तो यहाँ कोई भी py फाइल नहीं, समझ गए, तो इसलिए यहाँ पर चलाना, चल यहाँ भी जाएगा, थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, यहाँ से पाथ सेट करो, यहाँ पर ये फाइल सेव करो, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया है कि मैं इतना हेडक क्यों लूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा स्पाइडर में वो काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो जुपिटर में ये प्रॉब्लम है कि अपना बनाने, पहली बात तो जो आप बनाओगे वो किससे सेव होगा, वो आपका सेव होगा IPY एनवाय से,
और पैकेज हमेशा किससे सेव होंगे, जो मॉड्यूल होंगे वो किससे सेव होंगे, पी वाई से। हमेशा ध्यान रखो वो हमेशा पी वाई से सेव। ठीक बेटा, चलो। आगे देखते हैं अब देखते हैं अपन लोग स्टैटिक। कल मैंने स्टैटिक की बात करी थी। देखो है क्या, मैं ये चाहता हूं, ये क्लास है कार नाम की, कल कार की बात करी थी, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ काम हो रहा है, जो भी हो रहा है वॉट एवर। नीचे मैं कार के ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ए इज इक्वल टू कार, ठीक है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कार का मॉडल मैंने कल कहा था, मॉडल हो गया, ठीक है ना। कुछ वेरिएबल होंगे जैसे कलर हो गया। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो इनकी सबकी वैल्यू वो होगी, सेट होगी, ठीक है। मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरी कार बनाई उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, तीसरी कार बनाई उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। टोटल मैं पूछूं आपसे कितनी कार बन गई, तो 1 2 3, समझ गए। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी ऑब्जेक्ट बने लास्ट में मुझे पता लग जाए कितने ऑब्जेक्ट बने। तो इसका मतलब जितनी कार बनी उतने ऑब्जेक्ट बने। तो मुझे लास्ट में ये पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने बने। समझ में आ गई बात, ये ठीक है। तो है क्या, क्लास के अंदर इसके लिए यूज होता है स्टैटिक। तो स्टैटिक वेरिएबल जो होता है, जैसे किसी क्लास के अंदर सपोज करो मैं बात करूं ए, ठीक है। इसके अंदर दो वेरिएबल है, सपोज करो नेम है नन और एक है काउंट, ठीक है। दो वेरिएबल। जब ए का ऑब्जेक्ट बनेगा ए इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बना, तो इसने क्या करा, दोनों को अलग अलग मेमोरी एलोकेट करा दी। और समझना की बात, मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, तो बी ने क्या करा, दो मेमोरी एलोकेट करा दी, एक तो हो गया नेम, और जो स्टैटिक होगा उसको सेम मेमोरी एलोकेट करेंगे, समझ गए। तो जो सेम मेमोरी है ये शेयर्ड करेंगे सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं ये कहलाते हैं हमारे स्टैटिक, ठीक है। अब स्टैटिक वेरिएबल जब हम सी प्लस प्लस में बनाते थे तो वहां हम लिखते थे उससे पहले कीवर्ड कि ये हो गया स्टैटिक इंटीजर ए, कि भाई ए वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का और स्टैटिक है। यहां पर आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी वेरिएबल आप लिखोगे वो क्लास वेरिएबल जो होते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। यहां पर मैं आपको दो चीजें और समझाता हूं। एक होते हैं क्लास वेरिएबल और एक होते हैं इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है। क्लास वेरिएबल जो क्लास के नाम से कॉल होंगे तो पूरी क्लास के होते हैं। इंस्टांस वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेकर बताता हूं मैं आपको। एक क्लास बनाई मैंने, क्लास कार, मैंने यहां पर लिया काउंट इज इक्वल टू 0, फिर मैंने लिया डेफ इनिशियलाइजेशन सेल्फ कॉमा नेम, और यहां पर मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। और लास्ट मैंने करा डेफ F1 और प्रिंट कर दिया कार डॉट काउंट। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए इज इक्वल टू ए सॉरी ए इज इक्वल टू कार, मैंने लिखा यहाँ BMW। तो क्या करा देखो, इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ए, ठीक है, उसने एक वेरिएबल अलॉट कराया काउंट, ठीक है, या काउंट भी मत करा। जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सबसे पहले वो क्लास के वेरिएबल जो है, क्लास के वेरिएबल होते हैं जो यहाँ पर डिफाइंड होते हैं, ठीक है। आज तक हमने सारे वेरिएबल यहीं बनाए, लेकिन मैं बताता हूँ, देखो दो तरीके से बना सकते हैं। पहला मैंने यहाँ वेरिएबल बनाए, तो यहाँ जो वेरिएबल बनाओगे वो हो गया क्लास का वेरिएबल। ये जो काउंट है ये है क्लास का वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये है मेरा कंस्ट्रक्टर,
कि यहां से यहां तक है मेरा कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही मैंने कार को कॉल कराया, कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हुआ, यहाँ पर एक पैरामीटर पास किया गया, तो नेम में चला गया BMW। तो एक ऑब्जेक्ट बना, इसने यहां पर एक वेरिएबल बनाया दैट इज नेम, नेम, और उसकी वैल्यू सेट कर दी BMW। समझ में आ गई बात ये। और ये काउंट को इसी को पॉइंट करेगा, और काउंट की वैल्यू जब शुरू में इनिशियलाइज किससे कर दी है मैंने, इसी को। समझ में आ गई बात ये। अब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया b इज इक्वल टू कार। ठीक है, मैंने लिखा अल्टो। तो b ने फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया b, उसने फिर से नेम के लिए मेमोरी एलोकेट करी, वहां पर लिख दिया अल्टो, और काउंट भी किसको पॉइंट कर रहा है, इसी को पॉइंट। समझ में आ गई बात ये। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन का क्लास वेरिएबल। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्लास वेरिएबल। और ये जो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, ये हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं ये तब क्रिएट हो रहा है, तो दैट मीन्स ये किसका है, ये इस पर्टिकुलर इंस्टांस का वेरिएबल है। तो ये क्या कहलाएंगे, इंस्टांस वेरिएबल। ये कहलाएंगे इंस्टांस वेरिएबल, और ये कहलाएंगे क्लास वेरिएबल। समझ में आ गई बात ये। और काउंट की वैल्यू अभी भी 0 रहेगी। तो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं लास्ट में जब F1 को कॉल करूं तो मेरे पास काउंट होकर आए मेरे कितने ऑब्जेक्ट बने। तो मैं क्या करूं, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, यहां पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा, तो यहीं पर एक लाइन और ऐड कर दूं कि वो जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज कर दूं। ठीक है, तो जो क्लास वेरिएबल है वो हमेशा क्लास के नाम से कॉल होंगे। क्लास वेरिएबल हमेशा किसके नाम से कॉल होंगे, क्लास के नाम से। तो यहां पर मैं लिखूंगा कार डॉट काउंट इज इक्वल टू कार डॉट काउंट प्लस 1। तो जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कार काउंट की वैल्यू 0 है, उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1। फिर जब बी वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे ही बी वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। नेम के लिए तो वो अलग से मेमोरी एलोकेट करेगा, काउंट जो है वो क्लास वेरिएबल है, तो उसी के काउंट में यानी जो 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और जब ये वाला फंक्शन कॉल कराना है जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, क्लास का फंक्शन है, ये किसी इंस्टांस का फंक्शन नहीं है। अगर सेल्फ लिखा होता तो किसी ऑब्जेक्ट का होता। तो ये भी किससे कॉल होगा, क्लास के नाम से। तो मैं करूंगा कार डॉट F1, और ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, ये प्रिंट करके देगा 2। समझ में आई बात कुछ, कुछ आया समझ में भाई बच्चों। हाँ आया, ठीक है। देखो बहुत जगह काम आता है स्टैटिक ना, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले, आज से कुछ साल पहले तक, मतलब कुछ साल नहीं, बहुत साल पहले तक, या आज भी कुछ जगह जो बीटेक होती है वो होती है, वो होती थी बीई के नाम से, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से। ठीक है बेटा। अब उस यूनिवर्सिटी के अंडर में ये मान के चलो 5,000 बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, उसे सडनली उसने क्या कहा कि मैं अपने कोर्स का नाम बदल के क्या रख देता हूँ, बीटेक रख देता हूँ। ठीक है, अब ये जो 5,000 बच्चे थे, ये 5,000 जो ऑब्जेक्ट थे, इनके सबके वेरिएबल अलग अलग थे, सबके जो है मतलब सब्जेक्ट अलग थे, ब्रांच अलग थे। ठीक है ना। तो हर एक के पास एक वेरिएबल था दैट इज कोर्स। तो हर एक के लिए वेरिएबल के लिए चेंज करना कोर्स की वैल्यू को बीटेक बड़ा टफ था। तो बीटेक को उसने एक स्टैटिक वेरिएबल ले लिया, जस्ट उसकी वैल्यू चेंज करी, और वो वैल्यू चेंज करते ही सारे ऑब्जेक्ट के लिए वो चेंज हो गई। समझ गए। काउंट की जो भी वैल्यू होगी वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगी, सेम होगी, जो भी लास्ट टाइम चेंज किया है। ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो आपके सेमेस्टर के अंदर 6 सब्जेक्ट है। अब अचानक से क्या होता है, एक सब्जेक्ट का नाम चेंज करना चाहती है यूनिवर्सिटी, तो वो जस्ट नाम चेंज करती है, और आपकी सबकी मार्कशीट जब प्रिंट होकर आती है तो उनके नाम चेंज होकर आते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि वो हर एक बंदे की मार्कशीट में जाके एंटर करेगी, वो एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेती है। तो मार्कशीट के अंदर जो सब्जेक्ट का नाम है वो है स्टैटिक वेरिएबल, और जो उसकी मार्क्स है वो आपका है इंस्टांस वेरिएबल। वो तो हो गया क्लास वेरिएबल के सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा, और जो नंबर है वो होगा इंस्टांस वेरिएबल के हर बंदे के लिए उसका अपने लोकल एक नंबर होगा भाई, जिसका जो भी नंबर होंगे वो आ जाएंगे। समझ गए बात को।
तो इस तरह के प्रोग्राम के अंदर मैं स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज करता हूं। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम हो गई, स्पाइडर हो गया, स्टैटिक मेथड हो गया, इंपोर्ट करना सिखा दिया। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। ठीक है ना? इनहेरिटेंस मैंने कल की क्लास में भी आपसे कहा था, इनहेरिटेंस जो बेसिकली यूज होता है वो होता है रीयूजेबिलिटी। ठीक है ना? आपने कोई कोड लिख दिया, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, उसका वर्जन है 1.1। आप उसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर करना चाहते हो तो उसमें कुछ एडिशनल फीचर ऐड करोगे, प्लस जो पुराने फीचर है वो एज इट इज रखोगे और नया वर्जन लॉन्च कर दोगे 1.2। ठीक है ना? तो 1.2 के अंदर क्या होगा, 1 प्लस 1.1 प्लस सम एडिशनल फीचर जो आपको देने हैं, सम एडिशनल फीचर, और इस पूरे को कंबाइंड करके आप क्या बोलोगे कि ये मेरा वर्जन हो गया 1। समझ में आ गई बात? इनहेरिटेंस आप लोगों ने उसके अंदर भी पढ़ा है, क्या नाम है, सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है ना? तो कितने टाइप का होता है? सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल। बेसिकली तो 3 टाइप का होता है, लेकिन 2 टाइप का और बोलते हैं, एक तो हेरारिकल होता है और एक होता है हाइब्रिड। ठीक है? ये जो दोनों है ये मिलके इन्हीं से बनते हैं, तो अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं तो आप ये वाले दोनों भी बना सकते हो। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है? तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर मैं डायग्राम से समझूं तो कोई क्लास ए है, इसके अंदर सपोज करो एक फंक्शन है। अब मैंने इसको इनहेरिट कर लिया बी के अंदर, और बी के अंदर भी एक फंक्शन है, तो बी के अंदर टोटल फंक्शन कितने हो गए? टोटल फंक्शन हो गए 2। ठीक है? क्योंकि एक ए वाला एक बी वाला। ठीक है? कैसे इंप्लीमेंट करते हैं यहां पर, तो देखो, मैंने लिखा क्लास ए, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया डेफ F1 सेल। ठीक है? और मैंने यहाँ पर प्रिंट करा, प्रिंट आई एम इन क्लास। ठीक है बेटा? अब मैं एक क्लास बना रहा हूँ बी, क्लास बी, और जस्ट यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैं उस क्लास का नाम पास कर दूंगा जिसको मुझे इनहेरिट करना है इसके अंदर। तो मुझे ए को इनहेरिट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया डेफ F2 सेल, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया आई एम इन क्लास। ठीक है बेटा? तो अब क्या करोगे, अब जैसे ही इनहेरिट होकर आ गए तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा ए इज इक्वल टू बी। ठीक है? अब मैंने लिखा ए डॉट F1, तो प्रिंट हो जाएगा आई एम इन क्लास ए। जब मैं लिखूंगा ए डॉट F2 तो प्रिंट हो जाएगा आई एम इन क्लास। समझ गए मेरी बात को? तो प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं एक बार, जुपिटर पे ही कर लेता हूँ मैं इसको। तो मैंने बनाया क्लास ए, मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, मैंने लिखा प्रिंट क्लास ए, मैंने बनाई दूसरी क्लास क्लास बी, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पास कर दूंगा ए क्लास को इनहेरिट कर ले, फिर इसके अंदर एक फंक्शन बनाया F2, इसके अंदर पास किया सेल्फ, फिर मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया, और spelling गलत हो गई। ठीक है? मैंने लिखा आई एम इन क्लास बी। ठीक है? अब इन दोनों क्लासों से बाहर आया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया बी का। ठीक है? और मैंने करा ए डॉट F1 को कॉल और फिर ए डॉट F2 को कॉल, तो मेरा प्रिंट होकर आ जाएगा आई एम इन क्लास ए, आई एम इन क्लास बी। दिस इज कॉल्ड इन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है ना? क्लियर हुआ ये वाला सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कैसे करेंगे?
कोई नहीं बता रहा तो इसका मतलब सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर ना बहुत सारे वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस देखो समझो कैसे कैसे। मैंने पहली क्लास में बताया था फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती, नहीं होती, ओवरराइडिंग हो जाती है, ठीक है ना। ओवरलोडिंग नहीं होती लेकिन ओवरराइडिंग हो जाती है, ठीक है ना। ओवरराइडिंग से तात्पर्य क्या है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ F1 नाम से फंक्शन, ठीक है। तो जब मैं रन कराऊंगा तो देखो क्या प्रिंट होगा, F2 तो है ही, ठीक है। रन कराया मैंने तो प्रिंट हुआ आई एम इन क्लास बी। तो देखो यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, चाहे कंस्ट्रक्टर का केस आ जाए, चाहे मेथड का आ जाए, चाहे ओवरराइड का आ जाए, कुछ भी मेथड हो, अगर सपोज करो यहाँ पर फंक्शन F1 है, यहाँ पर भी फंक्शन F1 है और आपने B का ऑब्जेक्ट बनाया है A इज इक्वल टू बी, ठीक है, और आप कॉल कर रहे हो F1 को, तो सबसे पहले वो क्या करता है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है अपने लोकल में सर्च करेगा। अगर यहां मिल गया तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, अगर नहीं मिलेगा तब वो अपने अपर लेयर में जाएगा, अपने पेरेंट के पास जाएगा। समझ में आती बात, ठीक है। जावा सी प्लस प्लस इनके कॉन्सेप्ट छोड़ो, ये समझ लो कि आज का जो पाइथन का रूल है वो ये है कि वो आत्मनिर्भर है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप कुछ भी एग्जीक्यूट कराते हो तो वो सबसे पहले अपने जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, आपने बनाया बी क्लास का, चाइल्ड क्लास का, तो पहले वो अपनी क्लास के अंदर सर्च करेगा, अगर वहां F1 उसे मिल जाता है तो वो अपने F1 को एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं मिलता है तब वो जाएगा ए क्लास के अंदर। समझ में आती बात ये, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ भी F1 बनाया, यहाँ भी F1 बनाया, तो बेसिकली क्या है, जब इनहेरिट कर लिया उसने तो जावा की कहानी अलग थी। यहां पर समझ लो कि इसने क्या करा है, इसने इसको ओवरराइड वगैरह सारी चीजें भूल जाओ, बस ये समझो कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू F1 को कॉल कराऊंगा तो सबसे पहले वो लोकल में सर्च करेगा, अगर नहीं मिलेगा तब वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर सपोज करूं, मैं कर देता हूं F2, तो इसने करा a डॉट F1, तो पहले लोकल में F1 को सर्च करेगा, F1 उसको नहीं मिलेगा तब वो पेरेंट में जाएगा, पेरेंट में उसे मिल जाएगा तो वो प्रिंट कर देगा आई एम इन क्लास ए। तो यहाँ पर प्रिंट होकर अभी आ जाएगा आई एम इन क्लास ए। तो अब देखो अब आ गया आई एम क्लास, समझ में आ गई बात। तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल इतना है कि जिस भी क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, चाइल्ड क्लास का ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट बनाया होगा, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में वो सबसे पहले अपनी क्लास के अंदर उसको सर्च करेगा, अगर वो नहीं मिलता है तब वो पेरेंट क्लास में जाएगा, और अगर पेरेंट क्लास में भी नहीं मिलता है तो फिर वो एरर जनरेट करके आपको दे देगा। जैसे मैं यहां सपोज करूं, मैं लेता हूं F3, F3, तो सबसे पहले वो F3 को B के अंदर सर्च करेगा, नहीं मिलेगा, फिर वो A के अंदर जाएगा, नहीं मिलेगा, फिर वो कह देगा मुझे तो एरर आ, तो उसने एरर दे दी कि बी हैज नो एट्रीब्यूट एफ। समझ में आ गई बात ये। तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल है, क्लियर है। अब यहीं पर मैं बात कर लेता हूं, इसी प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर की और बात कर लेता हूं। तो मैं इसके अंदर फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, ठीक है। सेल्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो प्रिंट डिफॉल्ट ए क्लास, ठीक है, डिफॉल्ट ए क्लास कंस्ट्रक्टर। और अब मैं अभी यही रखता हूं, ठीक है। तो अब देखो जब आपने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो यहां पर आपने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करा, यहां पर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। तो पहले वो बी का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखेगा जो कि उसे नहीं मिलेगा, फिर वो जाएगा ए का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। जैसे ही आप रन कराओगे तो उसने ए का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। और अब आपने क्या करा, अब आपने बनाया डेफ, ठीक है। तो सेम कोड है, बस अब मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बी के अंदर ही बना दिया। तो एग्जीक्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले वो बी का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखेगा, अगर हो गया तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर नहीं होता तो फिर वो ऊपर जाता, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में गया। अब अगर है तो सिर्फ वो नीचे वाला एग्जीक्यूट करेगा, ये ऊपर वाले को एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। तो रन कराओ, रन कराया डिफॉल्ट बी क्लास कंस्ट्रक्टर। समझ में आ गई बात ये। जबकि सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं था, सी प्लस प्लस की कहानी अलग थी। सी प्लस प्लस या जावा की अगर कहानी आप देखोगे तो वहां पर क्या होता था, जब आप क्लास इनहेरिट करते थे कंस्ट्रक्टर के अंदर तो क्या होता था, ए और बी,
और दोनों के अंदर कंस्ट्रक्टर है और मैंने बनाया है बी क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, तो सबसे पहले क्या होता था, पेरेंट का कॉल होता था, फिर चाइल्ड का कॉल होता था, दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल होते थे सी प्लस प्लस में। और अब मैं कह रहा हूँ सी प्लस प्लस को सीखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जो हो गया उसको छोड़ो। अब आप पाइथन पढ़ रहे हो तो आप ये समझो पाइथन में कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो पाइथन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी आप कॉल कर रहे हो सबसे पहले वो अपनी क्लास के अंदर सर्च करता है, मिलता है तो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, खत्म। अगर नहीं मिलता है तब वो जाता है पेरेंट क्लास के अंदर और वहां को उसको सर्च करके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब चलो एक इसके अंदर और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं, यहां पर मैंने लिया नेम, ठीक है। मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, जो भी पैरामीटर पास करूंगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉमा सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। कंट्रोल एस। अब देखो जैसे ही मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पर वो मुझे एरर जनरेट करके कहेगा आपने ना एक पैरामीटर पास करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको आपने एक दिया है। समझ में आ गई बात, क्यों? क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अब आप कहोगे सर ये, अब वो क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो वो यहाँ चला जाना चाहिए। बताओ, यही तो क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि सर जो आपने बताया कि सब भाई यहाँ पर उसने ऑब्जेक्ट बनाया बी क्लास का, तो यहाँ पर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले उसने अपनी क्लास के अंदर ढूंढा, अगर नहीं मिला तो फिर वो चला जाएगा ऊपर। समझ में आ गई बात ये। तो पहली क्लास में बताया था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग जैसी नाम की चीज यहाँ पर नहीं होती है। वो सबसे पहले क्या करेगा, जो भी आपने यहाँ बनाया है कंस्ट्रक्टर, वो किसके अंदर सर्च करेगा, वो सर्च करेगा अपनी क्लास के अंदर। अपनी क्लास के अंदर जब पहुंचा तो उसे कंस्ट्रक्टर एक मिला जो कि एक पैरामीटर मांग रहा है, इसलिए उसने एरर जनरेट कर दी सिंपल। वो कह रहा आप यहाँ पर पास कर दो, तो मैंने पास कर दिया नेम, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहेगा ठीक है मैं रन करा देता हूँ, डिफॉल्ट भी। समझ में आ गई बात। अगर आप यहाँ भी करते हो कॉमा नेम, और मैं यहाँ पर भी करता हूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और ए क्लास के अंदर कॉमा सेल्फ डॉट नेम, तो भी बी का ही प्रिंट होगा, क्योंकि सबसे पहले वो सर्च करेगा बी का। समझ में आ गई बात ये, क्लियर है। अगर मैं इस पे कमेंट लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा मुश्किल है कैसे लगाऊंगा, हैश और हैश, ठीक है। अब मैंने रन कराया तो अब ये जो नाम है ये गया ऊपर और यहाँ हो गया डिफॉल्ट ए क्लास कंस्ट्रक्टर नहीं, क्योंकि पहले उसने एक कंस्ट्रक्टर ढूंढा जिसके अंदर एक पैरामीटर है लोकल के अंदर, लोकल के अंदर मिला नहीं तो वो कहाँ चला गया, पेरेंट के पास, और उसने पेरेंट का एग्जीक्यूट करा। समझ में आती बात ये, क्लियर है यहाँ तक सबको। इसमें और चेंज करता हूँ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में, किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो पूछ लो फटाफट। ठीक है सर, ये वाला वापस से समझाना। देखो है क्या, यहाँ पर मैंने नाम पास किया, ठीक है ना। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा, मैंने इसको रन कराया तो मेरा आया डिफॉल्ट भी कंस्ट्रक्टर नितिन। क्यों आया, क्योंकि ये वाला जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो इसने एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जिसके अंदर एक सिंगल पैरामीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या ढूंढेगा, लोकल में ढूंढेगा, लोकल में उसे मिल गया कि एक कंस्ट्रक्टर है जो एक पैरामीटर ले रहा है नेम नाम का। उसने नेम को सेल्फ का नेम के साथ सेट कर दिया और प्रिंट कर दिया डिफॉल्ट वी कंस्ट्रक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर, और आगे प्रिंट कर दिया नितिन, ठीक है। अब मैं कहता हूं मैं यहाँ पर कमेंट लगा देता हूँ, कमेंट, कमेंट मतलब ये अब इसके अंदर नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बी के अंदर नहीं है। तो अब कैसे एग्जीक्यूट होगा, जब से ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, और कंस्ट्रक्टर जो होगा वो किसके अंदर, उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक पैरामीटर होना चाहिए। लोकल में उसे मिला नहीं तो वो किसके पास जाएगा, पेरेंट के पास जाएगा, और पेरेंट में उसे मिल गया तो वो किसका प्रिंट कर देगा, ए वाला प्रिंट कर देगा। समझ गए। तो अभी देखो रन कराऊंगा, अभी यहाँ पर आ रहा है डिफॉल्ट बी क्लास कंस्ट्रक्टर, लेकिन जैसे ही मैं इसको अब रन कराऊंगा तो अब आ गया डिफॉल्ट ए क्लास कंस्ट्रक्टर।
तो मतलब कंस्ट्रक्टर के केस में भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस सेम है जैसे कि फंक्शंस के अंदर था, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर सेम नाम से है तो उसमें ओवरराइड होकर कौन सा किसको ओवरराइड कर रहा है। ये कंफ्यूजन को दूर रखो, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो फंक्शन या कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो सबसे पहले लोकल का कॉल होगा और उसके बाद अगर वहां वो नहीं मिलता है, अगर वहां नहीं प्रेजेंट है, तब वो पेरेंट क्लास के अंदर जाता है। क्लियर है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया कि सर ये भी एक फंक्शन F1 है, ठीक है, और F1 ही मैं नीचे कॉल करा देता हूं। तो जब मैंने रन कराया तो ये प्रिंट हुआ डिफॉल्ट बी क्लास कंस्ट्रक्टर नितिन नितिन आई एम इन क्लास बी। सर ये जो कॉल हो रहा है फंक्शन, ये हो रहा है ये वाला। मैं ऊपर वाला भी एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ साथ के साथ, ठीक है ना। तो साथ के साथ के लिए यहाँ पर होता है एक सुपर फंक्शन, तो लेकिन उसे इसी क्लास के अंदर करना पड़ेगा। तो सुपर फंक्शन डॉट कौन सा फंक्शन कॉल करना है, F1। अब जैसे ही आप रन कराओगे तो उसने पहले प्रिंट करा आई एम इन क्लास बी, उसके बाद उसने सुपर क्लास का प्रिंट कर दिया F1, तो दैट इज आई एम इन ए। इसके अंदर लिखा था आई एम इन क्लास, ठीक है बेटा। अगर आप यहाँ करते हो कि सर इसे बाहर कर दूं सुपर डॉट F1, ठीक है, क्या होगा, वो एरर जनरेट करेगा। क्यों करेगा, कह रहा सुपर हैज नो आर्ग्यूमेंट। जो सुपर फंक्शन है ना वो देखेगा सुपर क्लास। तो भाई क्लास का रिलेशन तो ए और बी के अंदर है ना, ये तो क्लास से बाहर है, तो यहाँ उसको रिलेशन ही नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया, उसने उसे एरर जनरेट कर दी कि मुझे ये नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो जब भी आप सुपर को यूज करोगे तो वो कहाँ यूज करोगे, इसके अंदर यूज करोगे, ठीक है बेटा। दूसरी चीज, अगर सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल कराना है, ठीक है, तो सिंपल है सुपर डॉट, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो देखो प्रिंट हो गया। तो पहले तो प्रिंट हुआ डिफॉल्ट बी कंस्ट्रक्टर नितिन नाम हो गया, और फिर यही जो नाम था यही मैंने यहाँ पास कर दिया। तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया इस नेम के साथ, तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया डिफॉल्ट ए क्लास कंस्ट्रक्टर। समझ में आई बात। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की मैंने जो आज बात करी है, सिंपल ए क्लास बी क्लास, ठीक है। इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है F1, इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है F2। तो एक मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और बी डॉट F1 भी कर सकता हूँ, बी डॉट F2 भी कर सकता हूँ। समझ में आ गई बात। दूसरा केस मैंने कंसिडर करा कि दोनों के अंदर F1 है, तो जब मैं करूंगा बी डॉट F1 तो कौन सा कॉल होगा, ये कॉल होगा बी क्लास वाला। समझ में आ गई बात। अगर मुझे ऊपर वाला कॉल कराना है तो मैं यूज करूंगा सुपर डॉट F1, ठीक है ना। तो लेकिन ये मुझे क्लास बी के अंदर ही किसी फंक्शन के अंदर यूज करना पड़ेगा, वहां पर ये कॉल हो जाएगा। समझ गए। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर भी सबसे पहले वो चाइल्ड क्लास में चेक करेगा, अगर है तो ठीक है, नहीं तो वो पेरेंट क्लास से कॉल कर देगा, ठीक है ना। तो सेम है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर ये। और ये जो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर कॉन्सेप्ट बताए, यही कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे मल्टी लेवल या मल्टी लेवल या मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर, ठीक है बेटा। क्लियर है। ठीक है, तो आज यहीं छोड़ते हैं, ठीक है। कल अपन बाकी दो जो वो है हमारे क्या नाम है, क्या बचे ये, इनहेरिटेंस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये मल्टी लेवल, देखो मल्टी लेवल तो आप कर ही लोगे, बी को अगर सी में इनहेरिट करना हो, जैसे ज्यादा कुछ नहीं है, आप खुद भी चाहो तो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं चाहूं तो मैं लिख दूं क्लास सी, और सी में कर लूं बी को, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। ऐसी क्या होगा, हाँ, मल्टीपल जो होगा, मल्टीपल में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल में एक के साथ यहाँ पर दो क्लास तीन क्लास पास कर देंगे, ये हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है बेटा। तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करो जो मैंने आज आपको दी है, एक एक प्रॉब्लम दी है ना, ये वाली, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, ठीक है।
ओके, थैंक यू।